साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, जो टॉपिक मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है 3 लोगों के लिए। सबसे पहली बात, वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशियल एग्जामिनेशन की और उनको अल्टीमेटली बनना है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट। साथियों, मोटी मोटी बात है कि आप सबको लगता है कि ये सीट जो है राजा की सीट है, मैं न्याय करूँगा, बट एक बात ध्यान रखना कि इसमें कांटों का ताज भी है। हल्की सी भी गलती आप करोगे तो आपको नौकरी से जो है हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरी, वो लोग जो नए नए मजिस्ट्रेट बने हैं, बट कई बार ये होता है कि हमें विधि का ज्ञान नहीं है। हम कोई ऑर्डर पास करते हैं, भले ही हम वेलाफाइड नहीं है, भले हम इंटेंशन नहीं है, बट ऑर्डर पास हो जाता है गलती से, जिसका परिणाम क्या होता है कि जब शिकायतें होती है तो ऊपर से इंक्वायरी आती है, फिर हम देते हैं स्पष्टीकरण, पर चूंकि कानून की पालना नहीं हुई है, ये प्रथम दृष्टया दिखता भी है और चार्ज प्रूफ भी हो जाता है, तो वहाँ पर दिक्कत आपके लिए हो जाती है। तो कुल मिला के छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ हो जाएंगी, पर अगर मेजर गलती है, लॉ को फॉलो नहीं किया गया है और उसका चार्ज अगर आप पर है और वो चार्ज स्टैंड कर गया, तो पेनल्टी मालूम है क्या हो सकती है आपको? डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज। बिल्कुल सही सुना आपने, डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिसेंटली कर्नाटका में एक मामला सामने आया कि जहाँ पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहें या सिविल जज कहें, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स किए और ऑर्डर करते समय उन्होंने कुछ कानूनी बिंदुओं को फॉलो नहीं करा। जब इस मामले में इंक्वायरी होल्ड हुई तो चार्जेस जो हैं वो प्रूव्ड हो गए और अल्टीमेटली उनको सर्विसेज जो है डिसमिस कर दिया गया। साथियों, उन्होंने अपील भी करी, सक्सीड भी हुए, पर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह की प्रैक्टिस को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, कानून की जो बेसिक बिंदु उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई ऑर्डर मनमर्जी से कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो आपको अपनी सर्विसेज से जाना ही पड़ेगा और आपका जो डिसमिसल है वो जस्टिफाइड है। साथियों, इसके अलावा वो लोग भी इस कैटेगरी में हैं जो लोग सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टसक हो जाती है क्लाइंट और कंसर्न जज में, कंसर्न वकील और कंसर्न जज में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि फिर वो जो फैसले होते हैं ना, वो होते हैं रिजेक्शन के फॉर्म में। तो जब कोई पार्टी एग्रीड होगी तो वो शिकायतें करेंगी और अगर वो शिकायत एज पर लॉ मिल गई और अगर इंक्वायरी के तहत ये मिला कि जो भी आपके ऑर्डर हैं या जो भी आपकी प्रोसीडिंग है वो एज पर लॉ नहीं है और चार्जेस जो है वो ग्रीवियस नेचर के हैं, और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने मानस बना लिया कि यस, इस कार्रवाई में आप गलत पाए गए हैं और चार्जेस स्टैंड हैं, आपको डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज का पेनल्टी जो है इंपोज हो सकता है। तो साथियों, ऐसी गलती करें क्यों कि हमें जो है खामियाजा भुगतना पड़े? जब लॉ बने हुए हैं तो फॉलो कर लो भाई। समझ में नहीं आता तो हमारे सीनियर उनसे डिस्कस कर लें, पर कुल मिला के बात समझ होगी, हमें लॉ मानना होगा। अगर लॉ नहीं मानेंगे, इंक्वायरीज होंगी तो दिक्कत हमारे लिए होगी। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि हम लोग लॉ पेश करते हैं पर उनको डिस्कस तक नहीं करते। हालांकि सब ऐसे नहीं है, पर कुछ ऐसे भी हैं जो डिस्कस तक नहीं करते हैं। तो कुल मिला के नुकसान किसका हो रहा है? आम आदमी का। नुकसान किसका हो रहा है? उन अधिवक्ताओं को जो रात को पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह लॉ पेश करते हैं, पर लिखा क्या आता है कि लॉ चस्पा नहीं होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे कई निर्णय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हैं जिसमें यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉ को और संबंधित हाई कोर्ट के लॉ को मानने के लिए बाध्य है। अगर नहीं मानता है और अगर इस पर इंक्वायरी हो गई या शिकायत हो गई तो इस सिनेरियो में गंभीर कानूनी परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ सकते हैं। तो ऐसी गलती करें क्यों कि हमें कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़े? जब भगवान ने हमें पद दिया है लोगों की सेवा करने का, तो हम सेवा करेंगे। और सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि डिस्पोजल करना, क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूं कि न्याय होना भी नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। तो आपका डिस्पोजल एज पर लॉ होना चाहिए कि कानूनी बिंदु क्या है, और अगर कानूनी बिंदु में विरोधाभास है तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए, इस पर भी कई लॉ बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कानून को पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल खुद इनलाइटन होंगे और समाज का और जनता का अधिक से अधिक भला जो है कर पाएंगे। तो साथियों, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि उस मजिस्ट्रेट ने क्या गलती करी या सिविल जज ने क्या गलती करी। इसका परिणाम ये हुआ कि उसे अपनी सर्विसेज गंवानी पड़ी और अल्टीमेटली उसकी सर्विसेज डिसमिस हुई और उस डिसीजन को हाई कोर्ट ने तो अपील किया ही किया, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपील कर दिया। तो कहने की बात यह कि छोटी छोटी गलतियां हैं, पर अगर वो गलतियां भारी बढ़ गई तो बड़ा नुकसान जो है हमारा कर सकती हैं। तो साथियों, टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है प्रोनाउंस करा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सिविल अपील एंड जुरिडिक्शन के तहत जो कंसर्न पक्षकार हैं वो है रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका, और जो अपोजिट पार्टी हैं वो है एम नरसिम्हा प्रसाद। साथियों, मामला क्या है कि जो रेस्पोंडेंट है ये अपॉइंट हुए एज ए सिविल जज जूनियर डिवीजन 31/1/95 को। इन पर एलिगेशंस थे सीरियस नेचर के। अल्टीमेटली DI, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इनिशिएट हुई और इनको जो है चार्जशीट किया गया। फिर उसके बाद एक प्रॉपर इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी में कुछ चार्ज जो है प्रूव पाए गए और कुछ जो है डिसप्रूव पाए गए। इनको शो कॉज नोटिस दिया गया और अल्टीमेटली कर्नाटका हाई कोर्ट की फुल बेंच का जो रेजोल्यूशन था उसके तहत पेनल्टी इंपोज हुई कि आपको सर्विसेज से डिसमिस किया रहता है, और उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे जो कंसर्न गवर्नर थे उन्होंने इनकी सेवाओं को जो है समाप्त कर दिया। इस ऑर्डर को जो है इन्होंने चैलेंज किया। अल्टीमेटली ये हाई कोर्ट गए, पर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इनको कोई राहत नहीं दी और इनकी समस्त सिविल रिट्स को जो है खारिज कर दिया गया। फिर ये DB में गए, जिसको हम कहते हैं इंट्रा कोर्ट अपील्स, और इस कंसर्न DB ने केवल अपील्स को स्वीकार किया, अपितु ये भी डायरेक्शंस दे दी है
कि आपकी पेनल्टी को सेट असाइड किया रहता है और इसके अलावा डायरेक्शन दिए रहते हैं कि आपके विरुद्ध कोई भी फर्दर इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि जो कंसर्न हाई कोर्ट की डीबी है उसका ऑर्डर जस्टिफाइड है या नहीं है। तो कोर्ट ने चार्जेस को जो है लिखा, उसमें उत्तर को लिखा और ये भी देखा कि चार्जेस प्रूव है या नहीं है। साथियों, फर्स्ट चार्ज क्या था कि आपने सीओ मोटो जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के तहत टेम्परेरी इंजंक्शन दिया और फर्दर आपने एक्स पार्टी स्टे को जो है ग्रांट किया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सेक्शन 82 सीपीसी की जो है पालना नहीं की गई। इनका कहना क्या था कि जो 2 सूट्स है उसमें फर्स्ट सूट में जो है एजीपी असिस्टेंट या एडिशनल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर जो है अपीयर नहीं हुए और सेकंड जो सूट था वहाँ पर मैंने प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर स्टे जो है ग्रांट किया और डिफेंडेंट को मैंने मौका दिया कि अगर उसको लगता है कि ये ऑर्डर अनजस्टिफाइड है तो उसको वो चैलेंज कर सके, जिसके लिए मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें मैंने ऑर्डर 39 रूल नंबर 3 सीपीसी की पालना करी थी। पर चूंकि ऐसी कोई आपत्तियां नहीं आई जिस कारण मेरा जो ऑर्डर जो है वो जस्टिफाइड है। पर साथियों, इनकी एक नहीं सुनी गई। ये हेल्ड हुआ कि सेक्शन 82 सीपीसी जो है मैंडेटरी है, जिसका अभिप्राय यह है कि जब भी किसी मामले में स्टेट पार्टी है तो वहाँ नोटिस देना कंपलसरी है। नोटिस नहीं दिया गया है तो क्या संबंधित वादी ने एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं करा है, अगर किया है तो एग्जाम्पशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर पालना किए बगैर कोई आप मैटर को सुन रहे हो और एडवांसमेंट ऑफ इनजस्टिस दिखाई देता है, परजुरी दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि आपने कानून को फॉलो नहीं करा है, तो इट इज़ अ सीरियस मिसकंडक्ट और उस सिनेरियो में अगर इंक्वायरी होती है तो चार्जेस जो है प्रूव हो जाते हैं। तो साथियों, इस मामले में भी जो है चार्जेस को जो है स्टैंड माना गया, प्रूव्ड। साथियों, इसके अलावा इन पर आरोप था कि गवाह कोर्ट में है, गवाह को आपने एग्जामिन नहीं करा और आपने उनको अनवारंटली जो है एडजॉर्नमेंट्स दिया, जो गलत है। ओके, सेक्शन 309 सीआरपीसी क्या बोलता है कि जब गवाह कोर्ट में है तो उसको एग्जामिन करना है, वापस नहीं भेजना है। अगर आप गवाह को एग्जामिन नहीं कर रहे हो, इन दैट स्टेरियो आप जो कंसर्न पक्षकार है उसके अधिकारों को प्रभावित कर रहे हो। साथियों को कहना था कि कोर्ट में जो है कई काम होते हैं जिसमें मैं व्यस्त था, इसके अलावा उस समय लोक अदालत काम थे जिसमें व्यस्त था, जिस कारण समय नहीं मिल पाया, एविडेंस जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाए। पर कोर्ट ने इस कंडक्ट को माना बोनाफाइड। ऐसा कई बार होता है कि पक्षकार अवेलेबल नहीं हो पाता, एडवोकेट अवेलेबल नहीं है, कोर्ट बार बार कॉल करता है, फिर अंतों परेशान होकर कोर्ट जो है एडवर्स ऑर्डर पास करता है। तो इस तरह की स्थितियां हैं तो आप बोनाफाइड हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इन दैट सिनेरियो यू आर कल्प्रिट। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि एडजॉर्नमेंट अगर दिया है तो उसके पीछे एक रीजनेबल कॉज है। अगर रीजनेबल कॉज शो नहीं करते हो, इन दैट सिनेरियो अ ग्रेट परजुरी में बी कॉस्ट टू यू। क्लियर है, जैसा इस केस में हुआ। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जुडिशियल ऑफिसर ने इशूड कर दिए बेलेबल और नॉर्मल वारंट विटनेसेस को इन स्पाइट ऑफ विटनेसेस having appeared and seeking to file application for recalling of the warrant, कि ऐसे मामलों में कि जहां पर गवाह उपस्थित हैं उन्होंने वारंट को रिकॉल की प्रार्थना कर ली है, उसके बावजूद भी उनके जमानती और गैर जमानती वारंट निकाल दिए। तो इसने कहा कि ये मैटर्स पुराने थे जिस कारण मुझे वारंट जो है जारी करने थे और कोर्ट चूंकि अदर मैटर्स की हेयरिंग में व्यस्त था जिस कारण ये जो भूल है ये स्वाभाविक है। तो कोर्ट ने इस कृत्य को स्वाभाविक माना और चार्जेस नॉट प्रूव्ड ऐसा लिखते हुए इस चार्ज को जो है ड्रॉप कर दिया। साथियों, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जुडिशियल ऑफिसर ने एंटरटेन किया क्रिमिनल केसेस को और इशूड किए नॉर्मल वारंट to 6 witnesses when the witnesses not appeared and did not examine them and ordered that the said witnesses be bound over and insisted that they file application to recall the warrant। तो कुल मिला के जुडिशियल ऑफिसर का जो ये कंडक्ट था ये अनबिकमिंग था, ये इस पर चार्ज था। इसने ये हवाला दिया कि ये मैटर जो है ओल्ड था, मैं किसी मैटर्स की हेयरिंग में व्यस्त था और मुझे केस का डिस्पोजल जो है करना था, जिस कारण वारंट अगर जारी हुए हैं और उसके बाद गवाह आए हैं, उसके बाद वापस से नहीं आए तो मुझे वारंट निकालने पड़े, उसके बाद उन्होंने अगर एग्जाम्पशन फाइल करे हैं तो एक प्रोसीजर लैप्स है, तो उस सिनेरियो में मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता हूँ। तो इस चार्ज को जो है प्रूफ नहीं माना गया। साथियों, इसके अलावा इन पर चार्ज था कि इन्होंने जो है बेल दिया अक्यूज को इन अ केस इन्वॉल्विंग ऑफेंसेस अंडर द प्रोविजन ऑफ कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट। साथियों का कहना यह था कि फॉरेस्ट एक्ट जो है एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय द मजिस्ट्रेट, इट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 86, 87 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज पर सेक्शन 104 सब क्लॉज ए बेल जो है दी गई है आफ्टर हियरिंग द एपीपी और उसको भी जो है पूरा मौका दिया गया टू फाइल द ऑब्जेक्शन। साथियों, इनका कहना यह है कि एविडेंस जो है एपीपी की उसको रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि वो इस केस में जो है इंटरेस्टेड विटनेस है और जो मिसबिहेवियर एपीपी ने करा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट मैंने इनिशिएट किया था, तो एज अ पर्सनल गरज उसने मेरे खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करवाया है और मेरे खिलाफ जो है गवाहियाँ दी जो गलत है। बट इस पर जब इंक्वायरी हुई तो ये मालूम पड़ा कि ना तो सुना गया और ज़बरदस्ती जो है ऑर्डर किया गया है और कानून के जो प्रोसीजर थे खासकर 86, 87, 104A उसकी पालना नहीं की गई है, तो इन चार्जेस को जो है स्टैंड प्रूफ माना गया। साथियों, इसके अलावा जो इंक्वायरी हुई थी इन रेस्पेक्ट ऑफ DI जो कि थी 3/2005, उसमें भी चार्ज था कि जुडिशियल ऑफिसर ने विदाउट प्रिपेयरिंग द टेक्स्ट ऑफ जजमेंट
जजमेंट को जो है प्रोनाउंस कर दिया ओपन कोर्ट में और जजमेंट को बाद में जो है तैयार किया गया। साथ ही उन्होंने चार्ज को जो है डिनाई किया। इनका कहना क्या था कि इन्होंने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करा है, कि सबसे पहले जजमेंट को उन्होंने जो है लिखवाया है, उसके बाद पूरा पढ़ा है और उसके बाद जो है उसको प्रोनाउंस करा है। बट जब इस पर इंक्वायरी हुई तो ये मालूम पड़ा कि इन्होंने इस तरह की प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया था और चार्ज को जो है प्रूव माना गया। साथियों इसके अलावा इन पर चार्ज ये भी था कि इन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया है 9/10/2002 को, जबकि जजमेंट इन एक्चुअल डेटेड हुआ था 11/10/2002 को। इस केस में जब इंक्वायरी होल्ड हुई तो इन्होंने चार्ज को डिनाई किया, बट जब इंक्वायरी में सारे फैक्ट सामने आए तो मालूम पड़ा कि इनके पार्ट पे जो है मिसचिफ है। अल्टीमेटली इस मामले में इंक्वायरी जो होल्ड हुई थी और जो चार्जेस थे वो स्ट्रेंथ प्रूफ पाए गए और जिस कारण जो इंक्वायरी ऑफिसर था उसकी जो फाइंडिंग थी इनके खिलाफ थी। साथियों इन पर यह भी आरोप था कि इन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया 5/2/2002 को, पर जब प्रोनाउंस था जजमेंट स्टिल इनकम्प्लीट था, कंप्लीट किए बगैर उसको जो है प्रोनाउंस कर दिया। इन्होंने चार्ज को डिनाई किया, पर जब इस मैटर में इंक्वायरी होल्ड हुई तो ये चार्जेस जो है प्रूव माना गया और स्टैंड प्रूफ की जो है फाइंडिंग कंसर्न इंक्वायरी ऑफिसर ने दी। साथियों इन पर यह भी आरोप था कि इन्होंने सिविल सूट में जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया 23/10/2002 को, उस समय केवल साइन करने ली ऑर्डर शीट पे। साथियों इन पर यह भी आरोप थे कि इन्होंने एक जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया 23/10/2002 को सिविल केस के अंदर, जिस समय जजमेंट प्रोनाउंस हुआ था केवल साइन करा ली ऑर्डर शीट पे, जबकि फॉर्मल जजमेंट या रियल जजमेंट जो है काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है लिखा गया। चार्जेस को उन्होंने डिनाई किया, पर जब इंक्वायरी होल्ड हुई तो इस मामले में चार्जेस जो है स्टैंड प्रूफ पाए गए। तो कोर्ट की जो इंक्वायरी होती है खासकर प्रशासनिक साइट्स के ऊपर, तो उस समय ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है फेस करने पड़ते हैं, तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। साथियों इन पर एक महत्वपूर्ण आरोप ये था कि इन्होंने कर्नाटका फॉरेस्ट एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए डिफेंस काउंसिल के इंसिस्टेंस पर जो कंसर्न केस था उसको प्रिपोन किया और बेल जो है ग्रांट कर दी, और कंसर्न एपीपी के रिक्वेस्ट पर अगेन केस को जो है प्रिपोन किया और उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जो है जारी कर दिया अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो ये शो करता है मेलाफाइडनेस। इनका तर्क क्या था कि सोमाशेखर वॉज द एडवोकेट अपीयरिंग फॉर 2 अक्यूज्ड हैड अ ग्रीवियंस अगेंस्ट हिम। कंडीशनल बेल जो है दी गई थी और एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन बेल फाइल हुई और काउंसिल जो अपीयर हुए थे अक्यूज के बिहाफ पे उन्होंने एलिगेशंस को रिफ्यूट नहीं करे जो कि एप्लीकेशन में फाइल हुए थे, और जिस कारण जो कंडीशंस कंप्लाई विद नहीं हुई मुझे वारंट जो है निकालने पड़े, और जो वारंट थे वो जस्टिफाइड है जिस समय में कोई भी उन्होंने ऑब्जेक्शंस फाइल नहीं करे लिखित में और ना ही कोई आपत्ति रेज करी। जो नॉर्मल वारंट मैंने जारी करे हैं वो न्याय हित में जारी करे हैं और मैंने एक्ट करा है बोनाफाइडली और गुड फेथ में, पर जब इस बारे में इंक्वायरी होल्ड हुई तो ये एलिगेशन में जो है प्रूफ पाया गया। साथियों इन पर यह भी आरोप था कि इन्होंने कोई ऑर्डर पास नहीं करा है एज पर एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 457 ऑफ सीआरपीसी। ये क्या बोलते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट के पास सीज है और केस चल रहा है तो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस उसको कोर्ट जो है वो रिलीज कर सकता है। साथियों इसमें इनका कहना यह था कि काउंटर क्लेम जो था परिवादी का और अक्यूज का फॉर रिलीज ऑफ द सेम प्रॉपर्टी, जिस कारण कोई ऑर्डर जो है पास नहीं किया गया, और इस मामले में जो है इंक्वायरी जब होल्ड हुई और सारे बयान वगैरह लिए गए तो ये मालूम पड़ा कि इनका गलती नहीं है, ये बोनाफाइड है और इस चार्ज को जो है ड्रॉप कर दिया गया बाय सबमिटिंग नॉट प्रूफ। साथियों इन पर यह भी आरोप था कि इन्होंने सोमाशेखर एडवोकेट को गवाह से जेरा करने में बाधा पहुंचाई, उसको रोका। जब इस बारे में इंक्वायरी हुई तो इनका तर्क यह था कि उनके जो क्वेश्चन थे वो रिलेवेंट थे और कोर्ट का जो टाइम था वो खराब कर रहे थे, जिस कारण मैंने उनको रोका। इस कारण मेरा ये एक्ट जो है एज पर लॉ है और 165 इंडियन एविडेंस एक्ट भी परमिशन ऐसा देता है मजिस्ट्रेट को, ऐसा प्रोविजन है। साथियों इनका कहना था कि एडवोकेट जो थे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, इररिलेवेंट कोर्ट का टाइम जो है वेस्ट कर रहे थे, जिस कारण मैंने जो एक्ट किया है वो एज पर लॉ किया, ये बोनाफाइड है। साथियों जब इस मामले में इंक्वायरी हुई इस पर्टिकुलर फैक्ट को लेके तो ये चार्जेस भी जो है प्रूव नहीं पाए गए। साथियों आरोप ये भी थे कि एप्लीकेशन जो है फाइल्ड हुई बाय एडवोकेट सोमाशेखर, एडवोकेट वाज नॉट कॉल्ड आउट but due to dismay of advocate it was found that the case has been adjourned earlier in the day without indicating any reason। कि एडवोकेट ने अर्जी फाइल करी वो कॉल अप नहीं हुआ और उसकी सहमति और उसकी एब्सेंस में जो है प्रोसीडिंग्स को एडजॉर्न किया गया विदाउट इंडिकेटिंग एनी रीजन। इस मामले में जो है इनको कोई स्पष्टीकरण यद्यपि नहीं था पर यह चार्ज जो है प्रूव नहीं पाया गया। साथियों इन पर आरोप ये थे कि जो कोर्ट की प्रॉपर्टीज थी जिसका पब्लिक ऑप्शन होता है उन्होंने सारा का सारा ऑप्शन जो है व्यक्ति को कर दिया, जो कोर्ट के जो कंसर्न टाइपिस्ट है उनसे अटैच था, उनसे जुड़ा हुआ था, और इस काम में ये बोनाफाइड नहीं थे, मेलाफाइड थे। जब इस मामले में इंक्वायरी हुई इन्होंने अपने स्पष्टीकरण दिए परंतु चार्जेस जो है वो प्रूफ पाए गए। साथियों आरोप जो है वो गंभीर प्रकृति के हैं, ये आपने देखा। अब कोर्ट को ये देखना था कि जो जस्टिफिकेशन था डिसमिसल ऑफ सर्विसेज से वो सही था या नहीं था। साथियों सारे ही आरोपों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है संज्ञान किया और कोर्ट का कहना है कि जो आरोप कंसर्न जज पर हैं ये सीरियस नेचर के हैं और जो इन्होंने रिप्लाई दिए हैं वो रिप्लाई इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि जिस पर रिलाई करके उन्हें जो है छोड़ा जा सके या पेनल्टीज को जो है रिमूव किया जा सके। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि कोई भी जज
जजमेंट का कोई पार्ट जो है प्रोनाउंस नहीं करेगा जब तक कि उसे प्रॉपर डिक्टेट या लिख नहीं लिया जाए। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी इंक्वायरीज यहाँ पर हुई, जो भी ग्राउंड्स इंक्वायरी के थे, जो भी चार्ज प्रूव्ड हुए, उनके बारे में कोएजेंट एविडेंस रिकॉर्ड पे थी, जिसके खंडन में ऐसी कोई स्थिति पेश नहीं कर पाए कि जिससे उन चार्जेस को डिस्प्रूव माना जा सके या जो पेनल्टी गलत इंपोज की गई हो ऐसा माना जा सके। तो कोर्ट ने ये लिखा कि जो जजमेंट है डीबी का, इट सफर्स फ्रॉम द एम्बिग्विटी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि ये कार्रवाइयाँ जो है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनिमोसिटी है, चाहे वो मेंबर ऑफ बार के पार्ट पे हो या एपीपी के पार्ट पे हो, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंडक्ट इनका रहा है कि जजमेंट प्रोनाउंस करना, लॉ को नहीं मानना, ये जो है सबसे बड़ा मिसकंडक्ट है और इसका जो आउटकम है उसे किसी भी रूप में जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही इसे जो है कंडोन कर सकते हैं। साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फाइल को स्क्रूटनाइज किया और कोर्ट ने माना कि जो चार्जेस जज पर हैं ये सीरियस नेचर के। तो लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कोर्ट ने जो है जो कंसर्न डीबी है हाई कोर्ट की, उसके ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और कोर्ट ने ये भी लिख दिया, भले ही प्रोसीडिंग्स को एक बार हम ये भी मान लेते हैं कि इल विल से कि जो कंसर्न मेंबर ऑफ बार है या एपीपी जो हैं इस केस में एनिमोसिटी रखते हैं, बट इसका भी अभिप्राय ये नहीं है कि जो एविडेंसेस फाइल पर है रिगार्डिंग द जजमेंट्स उसको हम टोटली इग्नोर कर दें। साथियों, कुल मिला के जो पेनल्टी इंपोज थी उसको बरकरार रखा गया और इस सिनेरियो में जो जजमेंट था कंसर्न डीबी का हाई कोर्ट का, उसको जो है सेट असाइड किया गया। साथियों, इस मामले को कोर्ट ने जो है पूरा स्क्रूटनाइज करा और कोर्ट का ये कहना था कि आरोप जो है वो सीरियस नेचर के हैं। कोर्ट का यह कहना यह है कि जुडिशियल ऑफिसर कैन नॉट प्रोनाउंस द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ जजमेंट इन ओपन कोर्ट विदाउट द एंटायर टेक्स्ट ऑफ जजमेंट बीइंग प्रिपेयर्ड एंड डिक्टेटेड। साथियों, कोर्ट ने लिखा है कि जो जजमेंट हाई कोर्ट का है, इट शोज दैट डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट वाज स्वेड अवे unduly by animosity attributed by the respondent to the member of local bar and assistant public prosecutor। तो कुल मिला के जो जजमेंट हाई कोर्ट का है, खासकर डीबी की बेंच का, वो इर्द गिर्द घूम रहा है ऑन द पॉइंट ऑफ एनिमोसिटी। साथियों, एक बात के लिए मान भी लिया जाए कि इलविल है या मोटिव है, बट इस तरह का जो कंडक्ट है उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। साथियों, ये बात सही है कि जो चार्जेस हैं इट रिवॉल्व अराउंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट and judicial decision making process and that they cannot per se without anything more form the foundation for departmental proceeding। therefore we are ignoring those charges कि जो चार्जेस उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई नहीं है, उसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। पर जो चार्जेस प्रूव्ड हैं रिगार्डिंग द ग्रॉस नेग्लिजेंस on the part of the respondent in not preparing and dictating judgment but providing a fate a comply in completely अनएक्सेप्टेबल एंड अनबिकमिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर। पर जो एक कंडक्ट रहा है ये इंडिकेट करता है कि जो कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर है उसका जो कंडक्ट है वो अनएक्सेप्टेबल है और अनबिकमिंग है, जिस कारण जो डिफेंस लिया गया कि मेरे स्टेनो को एक्सपीरियंस नहीं था या भूल मेरे सद्भावी के, उसे किसी भी रूप में जो है कंसिडर नहीं किया जा सकता। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो कोर्ट ने लिखा है कि अनफॉर्चुनेटली द हाई कोर्ट डिड नॉट टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पेनल्टी इन दिस केस ऑन द अबव पैरामीटर्स। कुल मिला के बात है कि हाई कोर्ट हैज रिकॉर्डेड अ फाइंडिंग इन पैराग्राफ नंबर 26 ऑफ द इम्प्यून ऑर्डर as although the learned judges had first hand informed about the problems that judicial officer faced at lower level. The opinion of High Court in paragraph number 26 of the impugned order that the act and the omission and the commission attributed to the respondent do not constitute any grave misconduct is very crucial. Adding fuel to fire, the High Court has recorded in paragraph number 36 of the impugned order that dismissing him from services itself, adding fuel to the fire, the High Court has recorded in paragraph number 36 of the impugned order that dismissing him from services itself is very atrocious. Such a finding is nothing but a veiled attack on full court of the High Court. After holding so, the High Court has gone to the extent of certifying the respondent as an innocent and honest officer. We do not know whether from the High Court came to such a conclusion. तो कुल मिला के एक गंभीर नोट पारित किया अगेंस्ट द हाई कोर्ट कि जब फुल कोर्ट ने जजमेंट ले लिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो उसकी प्रोसीडिंग पर कमेंट कैसे कर दिया आपने ये लिखते हुए कि डिसमिसल करना अपने आप में ही एक एट्रोसियस एक्ट था और ऐसी फाइंडिंग फुल कोर्ट की फाइंडिंग पर एक अटैक है। साथियों, ये शो करना कि जो रेस्पोंडेंट है इनोसेंट है, ये शो करना कि वो ऑनेस्ट है, ये अधिकारिकता किसी भी रूप में हाई कोर्ट की डीबी को प्राप्त नहीं है अगर सीरियस आरोप है और दे आर सपोर्टेड बाय सम कोएजेंट एविडेंस। साथियों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्ले ये भी लिया गया कि यहाँ पर सेकंड जो शोकोस नोटिस दिया गया है रिगार्डिंग इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, इट इज इनलीगल, पर कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया डिफरेंट लॉ को और कोर्ट ने स्पेसिफिक किया इट इज नॉट द केस ऑफ रेस्पोंडेंट दैट फुल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट टुक अ डिसीजन टू इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज इवन बिफोर फर्निशिंग द कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट टू द रेस्पोंडेंट, कि उससे पहले
अगर डिसीजन ले लेते और प्रॉपरली इंक्वायरी नहीं करते तो यहाँ पर कुछ फ़ायदा मिलता। इन्होंने क्या करा, इंक्वायरी होल्ड करी, इसको गिल्ट होल्ड करा और रिमूवल के लिए जो है नोटिस जारी किया है, ये लीगली करेक्ट है, उसमें कोई भी फैक्चुअल एरर नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट ने ली है रिगार्डिंग सेट असाइड ऑफ द पेनल्टी, ये गलत है। कुल मिला के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट का है कंसर्न डीबी बेंच का, उसको जो है सेट असाइड कर दिया और जो कंसर्न सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया और ये लिख दिया कि अपील्स आर लायबल टू बी अलाउड एंड अकॉर्डिंगली the impugned order of divisional bench of High Court is hereby set aside and penalty of dismissal from services is upheld and the writ petition filed by the respondent stand dismissed, no order of cost। तो साथियों कुल मिला के नटशेल में हम एक बात कह सकते हैं कि अगर गलतियां करेंगे तो परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो कुल मिला के गलतियां मत करो, अगर बोनाफाइड है सुधारने की कोशिश करो और बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रैक आप काम करोगे तो ये लॉ आपके आड़े आएगा और डिसमिस सर्विस से हो गए तो फिर कितनी रिटें फाइल करते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला, आपकी नौकरी जाएगी ही जाएगी। तो कुल मिला के इस जज को 18 ईयर स्ट्रगल करना पड़ा एक छोटी सी गलती से और उसके बाद उसको लगा रिलीफ मिल जाएगी, रिलीफ मिला भी, पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो कंडक्ट है ये अनबेकमिंग है, अपनी गलतियों को दूसरों पर आप नहीं थोप सकते। तो कुल मिला के गलतियां हैं तो कोशिश करो बिल्कुल ना हो, अगर हो रही हैं तो बोनाफाइड हो, अगर मेलाफाइड है और कॉन्स्टेंटली दिखाई दे रही हैं और शिकायतें भी हो रही हैं तो उसके बेटर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम कह सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलर्ट है कि जो कोई भी गलत करेगा उसे बेटर कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो एडवोकेट क्यों ना हो, क्योंकि कई बार लॉ हमारे लिए भी है कि अगर आप स्ट्राइक पर हो या आप कोर्ट के प्रोसीडिंग को वैधान पैदा कर रहे हो तो देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑल्सो। तो कुल मिला के मेंबर जो बार के हैं और बेंच के हैं दे हैव टू बी अलर्ट एंड दे मस्ट नो देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जनरल पब्लिक। तो कुल मिला के साथियों हमें अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है और अगर जास्ती हो रही है, गलत हो रहा है तो हमें एज पर लॉ एक्ट अपॉन भी करना है। तो साथियों मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।